हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लीगल नर्सरी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने हरियाणा जुडिशरी के लिए अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट खत्म कर लिया है। आज से हम नया एक्ट चालू करेंगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये एक्ट चालू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करिए, और साथ ही साथ अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमको फॉलो नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहाँ पर मिलते रहें। चलिए चालू करते हैं इस एक्ट को। चलिए सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इस एक्ट में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आपको मिलेंगे 7, नंबर ऑफ सेक्शंस आपको मिलेंगे 66। इन्फोर्समेंट डेट रहेगी इसकी 1 जुलाई 1930। ये याद करने वाली चीज़ है। नाउ प्रायर टू 1930, 1930 के पहले ये एक्ट जो था वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था, जो कि डील करता था फ्रॉम सेक्शन 76 टू सेक्शन 123। उसके बाद में इसको रिपील कर दिया गया, और रिपील हुआ है ये सेक्शन 65 ऑफ इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट से। जो ये सारे प्रोविजंस हैं ये रिपील हो गए हैं सेक्शन 65 से। 1963 में कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए, और उन अमेंडमेंट में दो सबसे प्रमुख जो थे, सबसे इंपॉर्टेंट थे, वो थे वर्ड इंडिया डिलीटेड फ्रॉम द नेम। जो इसका पहले नाम था वो था इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। उससे क्या हुआ, 1963 से इसको हटा दिया गया और सेक्शन 64A इंसर्ट कर दिया गया। इसको हम देखेंगे ये सेक्शन क्या है आगे। चलिए आगे देखते हैं, चालू करते हैं एक्ट को। सेक्शन 1, शो टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। 1930 के नाम से जाना जाएगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में रहेगा ये। पहले ये एक्सेप्ट J&K था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद से ये पूरे देश में प्रिवेल करेगा। इसकी एंट्री नंबर जो है उस एक्ट में वो है एंट्री 96। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द 1 जुलाई 1930। ये हमने देख ही लिया। नाउ सेक्शन 2, डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन उतनी ज़्यादा समझने वाली नहीं है, तो इसको हम थोड़ा स्पीड से देखेंगे। इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपुग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट। पहला, बायर। बायर कौन होता है? मीन्स अ पर्सन हु बायज और एग्रीज टू बाय गुड्स। जो बाय करता है या फिर एग्री करता है खरीदने के लिए। ओके, दो चीजें हो गई। डिलीवरी क्या चीज होती है? मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। डिलीवरी सीधी बात है, एक आदमी से दूसरे आदमी के पास जाएगी तभी तो डिलीवरी होगी। अब उसमें जो कीवर्ड है वो है वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। फोर्सफुली नहीं हो सकती, अपनी इच्छा से देगा, ट्रांसफर करेगा पोजेशन को, तभी जाके वो डिलीवरी की डेफिनेशन में आएगी। तो वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन याद रखिएगा। आगे, गुड्स आर सेड टू बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट। ये इसकी डेफिनेशन है डिलीवरेबल स्टेट की। व्हेन दे आर इन सच ए स्टेट दैट बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक डिलीवरी ऑफ देम। ओके, तो goods are said to be in a deliverable state when they are in such a state that the buyer would under the contract be bound to take delivery of them। जब बायर को बाउंड कर दिया जाता है डिलीवरी लेने के लिए, मतलब गुड्स जो है वो उस स्टेट में है कि सेलर के पार्ट पे वो सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं कि अब उसका पोजीशन बायर को ट्रांसफर कर दिया जा सकेगा, तब वो उस स्टेट में आ जाएगा, डिलीवरी के स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना याद रखना है, डिलीवरी स्टेट का मतलब ये होता है कि बायर जो रहेगा अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक डिलीवरी ऑफ देम। उसके बाद में वो डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं अब मुझे नहीं लेना, क्योंकि सेलर के पार्ट पे सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई है। नाउ फोर्थ, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स इंक्लूड अ बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीप्ट, multimodal transport document, warrant or order for delivery of goods, or any other document used in the ordinary course of business as proof of the possession or
control of goods or authorizing or purporting to authorize either by endorsement or by delivery the possessor of document to transfer or receive the goods as thereby represented। बस इतना याद रखिएगा कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो अथॉरिटी दे रहा है ट्रांसफर करने की या पजेस करने की, तो वो जो रहेगा रिसीव करने की अथॉरिटी, कि हाँ सामने वाली पार्टी इंटाइटल्ड है रिसीव करने की। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे ये प्रूफ रहेंगे, और ये प्रूफ जो रहेगा यही कहलाएगा आपका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, यही टाइटल क्रिएट करेगा। ओके, ये सारी चीज़ें एक बार देख लीजिएगा, याद करने वाली बात नहीं है, मेमोराइज नहीं करना है इसको। फॉल्ट, इसमें दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट। इन दोनों के थ्रू फॉल्ट होता है। फॉल्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, मीन्स रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट, इसको याद रख लीजिएगा। फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड, मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। फ्यूचर गुड्स क्या होता है, गुड्स एक तो एग्जिस्टिंग होते हैं, एक फ्यूचर होता है। एग्जिस्टिंग वो कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बेचने का, ट्रांसफर करने का, तब वो गुड उस स्टेट में है कि उठा के उसको इमिडिएटली उसकी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन कर दी जाए। लेकिन कोई डेट उस समय जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कोई गुड ऐसा है कि उस समय वो है नहीं, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट ये हो रहा है कि मैं इस तारीख तक आपको उसकी डिलीवरी दे दूंगा, तो ये जो रहेगा ये इस डेफिनेशन के अंदर आएगा फ्यूचर गुड्स में। अब वो फ्यूचर गुड्स में क्या क्या चीज़ें आती है, जो बाद में कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में जो सेलर है वो मैन्युफैक्चर कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है या फिर एक्वायर कर सकता है। आफ्टर द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, कब कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल के बाद में, एग्रीमेंट ऑफ सेल के बाद में नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल के बाद में। कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, बस उसको ये गुड्स उस कंडीशन में लाना है डिलीवरेबल स्टेट में और ट्रांसफर करना उसकी पोजीशन। ओके, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, and includes stocks and shares, growing crops, grass or things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale। ठीक है, ये डेफिनेशन देख लेते हैं। एवरी काइंड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स क्या होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी हर तरह से। अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, एक्शनेबल क्लेम नहीं हो सकती, एक्शनेबल क्लेम में आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में एक्ट में आपको बताया गया एक्शनेबल क्लेम क्या होता है। ठीक है, अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, यहाँ पे मनी वर्ड क्यों यूज करा गया है, मनी इसका मतलब है जो करंट करेंसीज हैं ये उनकी बात कर रहा है, ये इंक्लूड नहीं करती है ओल्ड करेंसीज को जो कि अभी लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर अगर रहेगा तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। सेकेंडली, इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शेयर्स, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land, attached to and forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under contract of sale। अब यहाँ पे जो ये वर्ड यूज करा गया है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड एंड विच आर एग्रीड टू बी सेवर्ड। अब मूवेबल प्रॉपर्टी है तो पार्ट ऑफ लैंड जो रहेगा वो कैसे इसमें आ सकता है, तो अगर कोई ऐसी चीज है जो लैंड से अटैच्ड है और उसका सिवरेंस कर सकते हैं इजीली, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगी। लेकिन अगर वो जो थिंग है वो पार्ट ऑफ लैंड हो चुकी है, कैसे, ओवर द टाइम,
तो वो इस डेफिनेशन में नहीं आएगी। जैसे कि कोई स्टोन हुआ, लाइमस्टोन वगैरह कुछ भी, जो कि ऐसे ही उठा के हमने फेंक दिया है और काफ़ी टाइम तक, काफ़ी सालों तक वो ज़मीन में पड़ा रहा है, तो वो पार्ट हो जाएगा उस ज़मीन का। फिर उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट की। तो इसलिए अगर कोई चीज़ जो पार्ट ऑफ लैंड हो चुकी है वो इस डेफिनेशन में मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, लेकिन अगर उसको सीवियर कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं इजीली, तो वो आ सकती है इस डेफिनेशन में। बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल थिंग्स, ये एक तो हो गई। अब ग्रास वगैरह, जैसे ग्रास की कैटेगरी, तो ग्रास अलग कर सकते हैं, ये उन्हीं कैटेगरी में आता है। ग्रोविंग क्रॉप्स अलग कर सकते हैं। एंड थिंग्स अटैच्ड टू, अगर लैंड में कुछ खंबा वगैरह गाड़ दिया है ना, तो वो अटैच हो सकता है। और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, जो उस लैंड का किसी तरीके का कोई हिस्सा हो गया है अभी, लेकिन ये बस एक्सक्लूड, जो मैंने आपको बताया, ये वो करता है कि अगर वो सीवियर नहीं हो सकता, सेवरेंस नहीं हो सकता उसका, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, भले ही वो एग्री हो भी जाए तो। A person is said to be insolvent who has ceased to pay his debts in the ordinary course of business or cannot pay his debts as they become due. A person is said to be insolvent. Insolvent कौन हो सकता है? Who has ceased to pay his debts in the ordinary course of business. जिसके पास अपने जो लोन है उसको रिपे करने के लिए सफिशिएंट मीन्स नहीं है। सेकेंडली, कैन नॉट पे हिज डेट्स एज दे बिकम ड्यू, जब वो ड्यू होते हैं तो उसके पास पैसा नहीं है उसको रिपे करने के लिए। वेदर ही हैज कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट, भले ही उसने कोई ऐसा एक्ट कमिट करा है इंसॉल्वेंसी वाला या ना करा गया है। सीधी बात है, अगर उसके पास लोन लिया है, कोई डेट है उसके ऊपर और वो रिपे नहीं कर पा रहा है जिस समय वो ड्यू हो रहे हैं, तो वो इंसॉल्वेंट की डेफिनेशन में आ जाएगा। Mercantile agent means a mercantile agent having in the customary course of business as such agent authority either to sell goods or to consign goods or for the purpose sale or to buy goods or to raise money on the security of goods। तो ये मर्केंटाइल एजेंट की डेफिनेशन है। मर्केंटाइल एजेंट एक तरीके से एजेंट होता है जो ये काम कर पाता है। कौन क्या काम कर पाता है? सेल गुड्स, बेच सकता है सामान, कंसाइन कर सकता है, ठीक है, और खरीद सकता है, या फिर रेज मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, उसके ऊपर मनी रेज कर सकता है, एक तरीके से लोन जनरेट कर सकता है। प्राइस, प्राइस मीन्स द मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। प्राइस क्या होगा? मनी में कंसिडरेशन होगा, काय के लिए? सामान बेचने के लिए। आगे देख लेते हैं। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मीन्स द जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स एंड नॉट अ मेयर स्पेशल प्रॉपर्टी। जनरल हो गई, स्पेशल खास डेफिनेशन नहीं, एंड नॉट मियरली स्पेशल प्रॉपर्टी। आगे, क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड्स देयर स्टेट और कंडीशन। क्वालिटी मतलब क्या होता है? हम कोई सामान लेने जाते हैं, पूछते हैं अच्छी क्वालिटी का है, कैसी क्वालिटी का, मतलब यूजुअली उसकी स्टेट की बात करते हैं और कंडीशन की बात करते हैं, किस कंडीशन में वो है ना। तो ये दोनों कीवर्ड्स भी याद रख लीजिएगा। सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल गुड्स, जो सेल करता है। जैसे बायर में हु बायज और एग्रीज टू बाय था, इसमें हु सेल्स और एग्रीज टू सेल गुड्स, ठीक है, सिंपल है। स्पेसिफिक गुड्स मीन्स गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। स्पेसिफिक गुड्स मतलब एक आइडेंटिफाइड गुड होगा कि हाँ ये है, चार तरह के गुड रखें ए बी सी डी, उसमें से आपने आइडेंटिफाई कर लिया है ए और बी है, जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा था खरीदने के लिए, ये वही गुड्स हैं, तो उन गुड्स को स्पेसिफिक गुड्स कहा जाएगा। मीन्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। Expression used but not defined in this act and defined in the Indian Contract Act 1872 have the meaning assigned to them in that act। जैसे अपन ने देखा कि पहले ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक पार्ट था, तो जो भी यहाँ पे डिफाइन नहीं करी गई है टर्मिनोलॉजीज और वहाँ पे डिफाइन करी गई है ICA में, तो उसी को माना जाएगा कि वो
टर्मिनोलॉजीज, वो डेफिनेशन यहाँ पे भी प्रिवेल कर रही हैं। सेक्शन 3, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट ऑफ 1872। द अनरिपीड प्रोविजंस, अब ये बोल रहा है द अनरिपीड प्रोविजंस काय के, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, सेव इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल कंटिन्यू टू अप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर कोई ऐसे अनरिपीड प्रोविजंस हैं आईसीए के जो कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस से इनकंसिस्टेंट नहीं है, तो दे शाल कंटिन्यू टू अप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो यहाँ पे वो अप्लीकेबल होंगे, कॉन्ट्रैक्ट जो फॉर्म हो रहा है उस पर वो अप्लीकेबल होंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर 2, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो किस तरह से बनेंगे उसकी बात करता है चैप्टर 2। उसमें पहला पार्ट आ जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। ओके, तो सेक्शन 4 रहता है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, इसकी बात करता है दोनों का। इन दोनों में यूज जो ग्रामेटिकल डिफरेंस है वो क्या है वो देख लेते हैं। ये जो है ये वर्ब है, ये रहेगा नाउन आपका, ठीक है। और ये जो रहता है सेल, ये यूजुअली इंडिकेट करता है आपके काय को, एक्ट ऑफ सेलिंग को, ठीक है। याद रखने वाली बात नहीं है, बस ऐसे ही देख लीजिए। नाउ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय, क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स, ट्रांसफर करता है और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स, प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस, ठीक है। इतना समझ लेते हैं, सेलर क्या ट्रांसफर करता है, प्रॉपर्टी इन गुड्स, सेलर ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी इन गुड्स, जो गुड्स में जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर करता है, या फिर एग्रीज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स, किसको, बायर को, फॉर अ प्राइस। टू द बायर फॉर अ प्राइस, उसके बदले में वो लेता है प्राइस। देयर में बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो सकता है बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर, मतलब मान लीजिए दो ओनर हैं ए एंड बी, ये है 50% इसके पास में प्रॉपर्टी, 50% इसके पास में है, सेम चीज़ की प्रॉपर्टी है, मतलब एक घर है मान लीजिए, हाउस है। तो ये ए है, ये इसको ट्रांसफ़र कर सकता है, ये जो है ये इसको ट्रांसफ़र कर सकता है बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी अब्सोल्यूट और कंडीशनल, अब्सोल्यूट भी हो सकती है और कंडीशनल भी हो सकती है, मतलब पूरी तरीके से हो भी सकती है, या फिर कोई कंडीशन सब्सिक्वेंट रख दी जा सकती है कि अगर वो फुलफिल होगी उसके बाद में ही ये सेल अब्सोल्यूट होगी। आगे देखते हैं, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है सेलर से बायर को, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ सेल। जहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है वहाँ पे वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब सेल हो जाएगी, जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो सेल में तब्दील हो जाएगा। बट वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट टू सेल। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो बोल रहा है कि सेल आपकी अब्सोल्यूट तब होगी एक निश्चित समय के बाद में, आज से 1 साल के बाद में, 1 महीने के बाद में, या 1 तारीख को, अगली 1 तारीख को, या फिर कोई कंडीशन कि आप ऐसा कर दीजिए, ये कंडीशन फुलफिल कर दीजिए तो आपकी सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाएगा, एग्रीमेंट टू सेल। अदरवाइज जो इमीडिएट ट्रांसफर कर रहा है वो हो रही है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और जब वो ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है तो वो बन जाती है सेल, ठीक है। एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल, एग्रीमेंट जो रहता है ये वाला फ्यूचर टाइम वाला और कंडीशन वाला, ये सेल कब बन जाएगा, कब ट्रांसफर हो जाएगा, सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हेन द टाइम इलेप्सेस और कंडीशंस आर फुलफिल्ड, जो समय दिया गया है वो पूरा हो चुका है, या फिर जो कंडीशंस दी गई है वो फुलफिल्ड हो चुकी है, सब्जेक्ट टू विच द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू बी ट्रांसफर्ड, जिसके
होने के बाद में, जो समय होने के बाद में या कंडीशन होने के बाद में ये कहा गया है कि जो गुड्स है वो आपको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो जब ये दोनों कंडीशन हो जाती है तो वो एग्रीमेंट सेल बन जाता है। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है तो वो सेल कब कहलाएगा, जब उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये वाला जो रहेगा पार्ट ये आपका रहेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से, और ये वाला रहेगा इतना, ये रहेगा एग्रीमेंट टू सेल से। कन्वर्शन भी देख लीजिएगा कब हो रहा है दोनों का। चलिए इसमें, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो समझ लेते हैं। इम्पोर्टेंट कंडीशंस है कुछ, इसेंशियल एलिमेंट जिसको बोलते हैं। दो पार्टी होना जरूरी है, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर जो रहेगा वो गुड्स रहेगा आपका, वो सब्जेक्ट मैटर हो गया। तीसरा, एग्रीमेंट होना जरूरी है। इस सेक्शन 4 के रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूँ मैं, जो कि इम्प्लाइड भी हो सकता है और एक्सप्रेस भी हो सकता है। उसके बाद में क्या हो सकती हैं कंडीशंस आपकी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हो सकती है, होना जरूरी है। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है तो भी वो सेक्शन 4 में एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पाएंगी। और लास्टली कंसिडरेशन होना चाहिए, प्राइस पेड और प्रोमिस्ड, है ना। एक तो ये हो गया। इसके साथ साथ हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं इसमें, जैसा कि सेक्शन 3 में बोला है, अगर वो इनकंसिस्टेंट नहीं है तो वो भी अप्लीकेबल होंगी। तो वो कौन सी दो चीज़ें जरूरी हो सकती हैं हमारी, एक तो कंसेंट, पार्टीज की कंसेंट होना जरूरी है। सेकेंडली कॉम्पिटेंसी, अगर कॉम्पिटेंट ही नहीं है ट्रांसफ़र करने का कैसे कर सकता है, तो ये दो कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हम ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 4 के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। पहला एक्सेप्शन जो रहेगा आपका वो सेक्शन 4 में ही दे रखा है, जहाँ बात करता है कि दो पार्टी होना जरूरी है। तो इसके एक्सेप्शन क्या है दो पार्टी के। पहला एक्सेप्शन तो आपका सेक्शन 4 इटसेल्फ प्रोवाइड्स कि वन पार्ट ओनर दूसरे पार्ट ओनर को दे सकता है। तो यहाँ पे दो पार्टियां कहाँ हुई, बायर और सेलर तो हुआ ही नहीं, है ना। एक तो ये एक्सेप्शन हो गया। दूसरा एक्सेप्शन आपका मान लेते हैं ऑक्शन सेल में, जिसकी संपत्ति बिक रही है, ऑक्शन हो रही है, वो बिडिंग कर सकता है। अगर ऑक्शन क्यों हो रही है उसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके पास में उसने डिफॉल्ट करा है रीपेमेंट के लिए, है ना। कोई घर वगैरह है उसका, उसने डिफॉल्ट करा है रीपेमेंट के लिए, तो उसका ऑक्शन हो रहा है मान लीजिए। अब ऑक्शन हो रहा है तो जिस समय उसको रीपेमेंट करना चाहिए तब तो जरूरी नहीं कि उसके पास में नहीं हो पैसे या हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि बाद में भी जिस समय ऑक्शन हो रहा है तो उसके पास पैसे नहीं आ सकते, हो सकता है तब उसके पास में आ गए हो, तब वो बिड के लिए अप्लाई कर सकता है, बिडिंग करेगा, वहां पे बिडिंग करेगा। तो ये भी सेलर और बायर में नहीं आ सकता, ये भी टू पार्टी का एक एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे जिसकी प्रॉपर्टी ऑक्शन हो रही है वो खुद ही बिड कर रहा है और खुद ही वापस से परचेज कर रहा है उसको, ओके। थर्ड वाला जो आ जाएगा आपका वो आ जाता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ये भी सेम ऐसा ही है, ऑक्शन परचेज जैसा, कि जिसके अगेंस्ट में, जिसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में एग्जीक्यूशन हो रहा है, उसके पास अगर जिस टाइम एग्जीक्यूशन हो रहा है उस टाइम पैसे आ जाते हैं तो वो भी वहाँ पे पूरा पेमेंट करके कोर्ट में अपनी प्रॉपर्टी वापस से ले सकता है, परचेज कर सकता है। यहाँ पे भी परचेजर और सेलर वाली चीज़ नहीं रही, बायर और सेलर वाली चीज़ नहीं रही, ठीक है। तो ये तीन एक्सेप्शन है, इनको याद रखिएगा। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो टू पार्टी वाली है इसमें कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बिटवीन द पार्टनर्स भी रह सकता है। अभी हमने देखा कि वन पार्ट ओनर और सेकंड पार्ट ओनर के बीच में रहा, अगर दो पार्टनर हैं एक ही फर्म के तो वहाँ पे भी ये चल जाएगा, और वो भी एक एक्सेप्शन हो गया क्योंकि वहाँ पे बायर सेलर कोई नहीं है। और बिटवीन पार्टनर, वन पार्टनर एंड फर्म, अगर पार्टनर और फर्म के बीच में हो रहा है तो भी ये इसी में आ जाएगा।
है ना। तो ये सारी चीजें इसके एक्सेप्शन है टू पार्टीज के, कि टू पार्टीज जरूरी नहीं है, 5 तरह के एक्सेप्शन आपको बता दिए, इनको याद रखिएगा। नाउ सेक्शन 5 फॉर्मेलिटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये फॉर्मेलिटीज की बात करता है। क्या क्या फॉर्मेलिटी रहेगी, सिंपल है ये भी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, किस तरह से बनेगा। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। क्या चीजें हो गई यहाँ पे जरूरी, दो तीन। पहला ऑफर रहेगा किस चीज का, खरीदने का या फिर बेचने का। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स, ठीक है, बाय करने का भी ऑफर हो सकता है और सेल का भी हो सकता है। फॉर अ प्राइस, किसके लिए होगा, एक निश्चित पैसे देने के बाद में। कोई ऐसा नहीं बोल सकता मैं आपका सामान खरीदना चाहता हूँ लेकिन पैसे नहीं दूंगा, पैसे तो पे करने पड़ेंगे। और जो बेचेगा भी बोलेगा कि ये सामान मैं बेचना चाहता हूँ लेकिन इसके इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो फॉर अ प्राइस कंसिडरेशन जरूरी है। अब जब ये चीजें फुलफिल हो जाएंगी तो उसके बाद में लास्ट क्या जरूरी है, जिसको पैसे बताए गए हैं कि इतने पैसे में बेचूंगा या इतने पैसे में खरीदूंगा, तो सामने वाली पार्टी उसका वो जो ऑफर है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। तो एक्सेप्टेंस भी जरूरी हो गया। ठीक है, तो तीन कंडीशंस हैं जो फुलफिल हो रही है यहाँ पे, ऑफर टू बाय और सेल गुड्स, बाय और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस एंड देन एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर द इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अब कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स और इमीडिएट पेमेंट ऑफ द प्राइस। क्या बात है, इमीडिएट डिलीवरी गुड्स या फिर इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस। बोल सकता है कि आप अभी डिलीवरी करें या फिर अभी प्राइस जो है वो पे करें, और बोथ, या फिर अभी डिलीवरी करें और ये लीजिए अभी हम आपको पैसे दिए देते हैं। ठीक है, तो बोथ हो गया। और फॉर डिलीवरी और पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स, या फिर ये बोल सकता है कि डिलीवरी और पेमेंट जो दोनों हैं ये इंस्टॉलमेंट में कर दो ना। मान लीजिए 100 टन ऑफ ऑयल है, तो वो बोल सकता है 50 अभी ले जा रहे हैं भैया, 50 बाद में ले जाएंगे, और इस 50 का पैसा अभी दिए देते हैं, 50 का बाद में देंगे जब दूसरा वाला ले जाएंगे। तो इंस्टॉलमेंट में भी हो गया। और डेट द डिलीवरी और पेमेंट और बोथ शैल बी पोस्टपोन्ड, डिलीवरी और पेमेंट बोथ शैल बी पोस्टपोन्ड। या तो ये पोस्टपोन हो सकता है, ये पोस्टपोन हो सकता है, या बोथ पोस्टपोन हो सकते हैं। जैसे ये इंस्टॉलमेंट में हो सकता है या फिर ये इंस्टॉलमेंट में हो सकता है, दोनों इंस्टॉलमेंट में हो सकते हैं। तो ये कैसे पोस्टपोन हो सकता है कि भैया अभी पैसे ले लो, डिलीवरी बाद में देना, डिलीवरी सोमवार को ले जाऊंगा। ठीक है, या फिर प्राइस पोस्टपोन हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट पे ले जाना सामान, कि अभी आप सामान दे दो, डिलीवरी दे दो, प्राइस बाद में ले लीजिएगा। उसके साथ में ये दोनों ही पोस्टपोन हो सकते हैं कि भैया ये रखिए पैसे, और आपका जो सामान है वो हम शुभ मुहूर्त में लेके जाएंगे, तो वो तारीख बता दी जाएगी, पैसे पहले दे दिए जाएंगे ताकि वो किसी और को ना भेजे। तो ये दोनों ही पोस्टपोन हो गए। ठीक है, इस तरह से इसको समझ लीजिए। नाउ सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी मेड इन राइटिंग, राइटिंग में बनता है, और बाय वर्ड ऑफ माउथ, और पार्टली इन राइटिंग, पार्टली बाय वर्ड ऑफ माउथ, और मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। अब क्या होगा, किस तरह से बनेगा भैया, राइटिंग में बनेगा कॉन्ट्रैक्ट, या फिर ओरली बन सकता है जहाँ पे बहुत अच्छे रिलेशन हैं बायर सेलर के बीच में, काफ़ी टाइम से वो लोग बिजनेस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। या फिर पार्टली राइटिंग हो सकती है, और पार्टली क्या हो सकता है, ओरली हो सकता है। ठीक है, और मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, या फिर इम्प्लाइड माना जाता है कि कोई ऐसी एक्ट या कंडक्ट ऐसा हो रहा है जिसके थ्रू ये इन्फर करा जा सके कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में बायर सेलर का रिलेशनशिप बन रहा है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुई है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स। हमने फ्यूचर गुड्स की डेफिनेशन देखी हुई है ऑलरेडी, फ्यूचर गुड्स की, अब इसी से संबंधित ये प्रोविजन है। द गुड्स विच फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी एदर एग्जिस्टिंग गुड्स
ओन्ड और possessed बाय द सेलर और फ्यूचर गुड्स। ठीक है, क्या क्या आ रहा है इसमें? फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी क्या हो सकता है? एग्जिस्टिंग गुड्स हो सकता है, ओन्ड या possessed बाय सेलर। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, अगर उसके पास नहीं रहेगा सामान, उसका नहीं रहेगा, या तो उसका नहीं रहेगा या उसके पास नहीं रहेगा, तो बेचेगा कैसा? तो उसके पास रहना जरूरी है और उसका रहना जरूरी है। सेकेंडली बाय द सेलर और फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, बाद में वो उसको मैन्युफैक्चर करेगा, प्रोड्यूस करेगा, एक्वायर करेगा और डिलीवरी दे देगा उसकी। ठीक है, तो दो तरीके से हो सकता है, गुड्स दो तरीके के हो सकते हैं। नाउ देयर में बी अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन अ कंटिंजेंसी विच मे और मे नॉट हैपन। ऐसा भी कोई गुड्स हो सकते हैं जिसका सेलर बोल रहा है कि मेरे पास आने की संभावना तो है, लेकिन वो कब आएंगे? कोई कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तब। कंटिंजेंसी या कोई इवेंट है, वो या तो हो जाएगा, हैपन, और नॉट हैपन। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसपे सेलर साफ साफ ये बता रहा है कि ये इवेंट होने के बाद ही मेरे पास वो गुड्स आएंगे और तभी मैं आपको वो गुड्स दे पाऊंगा, तो भी वो गुड्स की कैटेगरी में आएंगे। कंटिंजेंसी पे डिपेंड है तो भी वो गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। देयर में भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स, वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। नाउ वेयर बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर पर्पस टू इफेक्ट अ प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स affects the present sale of future goods, the contract operates as an agreement to sell। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, सेल नहीं रह जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से भी घट के एग्रीमेंट बन जाएगा, एग्रीमेंट टू सेल बन जाएगा। कब बन जाएगा? वेयर बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर पर्पस टू इफेक्ट अ प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स, कि मैं अभी बेच देता हूँ, एक मेरे पास 100 टन ऑफ ऑयल आने वाला है, मैं आपको अभी दे देता हूँ, या मैंने फैक्ट्री खरीद ली है जिसमें मैं इतना ऑयल लगभग प्रोड्यूस कर लूँगा, उसका मैं आपसे अभी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ सेल की। ठीक है, तो वो एग्जिस्टिंग क्या कर रहा है? प्रेजेंट सेल कर रहा है, एग्जिस्टिंग सेल कर रहा है किसकी? फ्यूचर गुड्स की। तो ये जो रहेगा ये एग्रीमेंट टू सेल गुड्स हो जाएगा, ऑपरेट एज एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स। ठीक है, ये एक तरीके से कंडीशन आ गई है या फ्यूचर इवेंट उसने बता दिया है कि ये ऐसा हो जाएगा, मैं कर रहा हूँ, तब तक मैं दे दूंगा। उसकी डेफिनेशन में हमने देखा था। आगे देखते हैं सेक्शन 7, गुड्स परिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब गुड्स जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करा था बेचने का, वो क्या हो गए? खराब हो गए ना, जिसकी वैल्यू खत्म हो गई। गुड्स परिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ही खराब हो गए, यहाँ पे दे रखा है। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स की डेफिनेशन हमने देखी है, जिसको आइडेंटिफाइड करा गया था। स्पेसिफिक गुड्स, द कॉन्ट्रैक्ट इज void if the goods without the knowledge of the seller have at the time when the contract was made perished or become so damaged as no longer to answer their description in the contract। ठीक है, विदाउट नॉलेज ऑफ सेलर, अगर उसको नहीं पता है सेलर को कि जिसके लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं वो ऑलरेडी डैमेज्ड हो चुकी है। क्या डैमेज्ड हो चुकी है? कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज्ड हो चुकी है, तो और इस कदर डैमेज्ड हो गई है कि जो उसका डिस्क्रिप्शन था वो वैसी नहीं रह पाई है। मान लीजिए आपको जो पेन देने की बात चल रही है कि मैं आपको ये पेन दे देता हूँ इस कंपनी का, लेकिन वो पेन ऐसा रह गया है कि उसकी इंक सूख गई है, तो क्या वो पेन यूजफुल है? नहीं, वो पेरिशेबल गुड बन गया, खत्म हो गया, पेरिश्ड हो गया, डैमेज्ड हो गया। अब वो लेके भी आपका क्या मतलब? तो ये इस कैटेगरी में आ गया, नो लॉन्गर आंसर टू देयर डिस्क्रिप्शन इन अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट करा गया है पेन का तो वो पेन नहीं रह गया, तो खत्म ही हो गया ना। ओके, लेकिन ये सब कब होना चाहिए? विदाउट द नॉलेज ऑफ सेलर। ठीक है, आगे देखते हैं। गुड्स परिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल।
अब इसमें क्या होगा, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स, फिर से स्पेसिफिक गुड्स आ गया, एंड सब्सिक्वेंटली क्या है, लेकिन यहाँ पे ऊपर क्या था, ऊपर था कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 7 में है कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज करा गया था, यहाँ पे वर्ड यूज करा गया एग्रीमेंट टू सेल, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स एंड सब्सिक्वेंटली, उसके बाद में क्या हो रहा है, सब्सिक्वेंटली यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के पहले ही वो डैमेज हो गया और उसको पता नहीं है, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कर लिया है उसने कॉन्ट्रैक्ट। ये काय में आ गया आपका डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लगभग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन सेक्शन 56 में आ गया पार्ट 2। इसको पता नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया ना, अब क्या देगा वो तो चीज है ही नहीं, प्रॉपर्टी वैसी जैसी वो देना चाह रहा था। ओके, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड एंड सब्सिक्वेंटली, उसके बाद में क्या होता है, द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर, सब्सिक्वेंट द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर और बायर, सेलर या बायर दोनों ने ही कोई ऐसा काम नहीं करा है जिससे कि गुड्स पेरिश हो जाएं, पेरिश और बिकम सो डैमेज्ड या खत्म हो जाए, डैमेज्ड हो जाए, एज नो लॉन्गर आंसर टू देयर डिस्क्रिप्टिव इन एग्रीमेंट बिफोर द रिस्क पासेस टू द बायर, द एग्रीमेंट इज देयरबाय अवॉइडेड। ये क्या हो जाएगा, अवॉइडेड हो जाएगा, मतलब वॉइड हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, कब हो जाएगा वॉइड, जब एग्रीमेंट तो कर लिया है और एग्रीमेंट करने के बाद में उन दोनों ने ही कोई ऐसा काम नहीं करा है जिस काम से गुड्स पेरिश हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, और ऐसे डैमेज हुए हैं कि जो गुड्स चाह रहे थे वैसे वो नहीं बचे, नो लॉन्गर आंसर टू देयर डिस्क्रिप्शन इन एग्रीमेंट। साथ ही साथ ये चीजें कब होंगी, बिफोर रिस्क पासेस टू द बायर, रिस्क पासेस टू द बायर, इसका मतलब क्या है, रिस्क पासेस टू बायर, इसका मतलब ये होता है कि सेल कंप्लीट ही नहीं हुई है। रिस्क बायर के पास कब जाती है, जब सेल कंप्लीट हो जाती है, प्रॉपर्टी पूरी तरीके से ट्रांसफर हो जाती है उसको, जब तक प्रॉपर्टी पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं होती तो रिस्क किसकी रहेगी, सेलर की। तो ये याद रखिएगा कि सेक्शन 8 में प्रॉपर्टी अभी किसके पास में है, सेलर के पास में है। ठीक है, बिफोर द रिस्क पासेस टू बायर द एग्रीमेंट इज देयरबाय अवॉइडेड, वॉइड हो जाएगा, उसके बाद वो रहेगा नहीं। असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, प्राइस कैसे डिटरमाइन करेंगे, असरटेन करेंगे, द प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा फिक्स कर सकते हैं प्राइस को जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है, और मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन द मैनर देयर बाय एग्रीड, जैसा कि कोई मैनर उन्होंने बताया कि इस तरीके से हम लोग इस प्राइस को फिक्स करेंगे, तो उस मैनर में वो फिक्स हो सकती है, और मे बी डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, और अगर कोई कोर्स ऑफ बिजनेस फॉलो हो रहा है और उस कोर्स में जो यूजुअली मैनर रहता है या हैपनिंग्स रहती है उसके थ्रू अगर कोई प्राइस डिटरमाइन होती है तो उस वजह से वो प्राइस डिटरमाइन हो सकती है। 3 तरीके की बात कर दी, एक तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या कोई मैनर जो एग्रीमेंट में बताया गया है, एग्री करा गया उनने, या फिर यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस के द्वारा वो डिटरमाइन हो सकती है। आगे, वेयर द प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द फोरगोइंग प्रोविजन, इन तीनों के द्वारा नहीं डिटरमाइन हो सकी तो क्या होगा, द बायर शैल पे द सेलर अ रीजनेबल प्राइस, वो एक रीजनेबल प्राइस दे देगा बायर। अब रीजनेबल प्राइस क्या होगी, ये केस टू केस डिपेंड करता है ना, तो वो देखना पड़ेगा, उसके बाद में ही वो फिक्स हो सकती है। व्हाट इज अ रीजनेबल प्राइस इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा, डिपेंडेंट ऑन द सर्कमस्टेंस ऑफ ईच पर्टिकुलर केस। आगे देख लेते हैं, एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल गुड्स, वैल्यूएशन की बात कर रहा है, व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल गुड्स ऑन द टर्म्स दैट प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफ अ थर्ड पार्टी, उन्होंने बोला है कि हम गुड्स तब बेचेंगे जब उसकी वैल्यूएशन फिक्स करेगा, कौन करेगा, कोई थर्ड पार्टी, कोई तीसरा इंसान रहेगा जो ऑथोराइज्ड है वो फिक्स करेगा, फिक्स्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफ अ थर्ड पार्टी, एंड सच थर्ड पार्टी कैन नॉट और डज नॉट मेक सच वैल्यूएशन, और वो फिक्स नहीं कर पा रहा है, जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, वो फिक्स नहीं कर पा रहा है किसी रीजन की वजह से, तब क्या होगा, एग्रीमेंट इज देयरबाय अवॉइडेड, ऐसा एग्रीमेंट ही अवॉइड हो जाएगा, क्योंकि वो तो इसी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट था कि ये फिक्स करके देगा, उसके अलावा तो उन्होंने और कोई ऑप्शंस रखे ही नहीं है, है ना, जैसे ऊपर ऑप्शंस दे रखे थे
ये इन ऑप्शंस के अलावा एक स्पेसिफिक ऑप्शन प्रोवाइड करा गया था। अब जब वो फिक्स ही नहीं कर पा रहा है प्राइस को, तो ये एग्रीमेंट वॉइड हो गया अपने आप में। प्रोवाइडेड डेट इफ द provided it if the goods or any part thereof have been delivered to and appropriated by the buyer, he shall pay a reasonable price। लेकिन जब तक उसको प्राइस पे करने की वो दी गई है कि आप इसका वैल्यूएशन करो, उस बीच में ही बायर और सेलर ने क्या करा है, पोजीशन ट्रांसफर कर लिया है ना। प्राइस पेंडिंग है अभी, अब पोजीशन ट्रांसफर कर लिया है और बायर ने क्या करा है, उसको अप्रोप्रिएट कर लिया, मतलब यूज कर लिया है। अब जब यूज कर ही लिया है तो एक रिजनेबल प्राइस वो पे कर देगा, भले ही वो जो थर्ड पर्सन था वो प्राइस डिटरमाइन नहीं कर पाया हो, तो भी एक रिजनेबल प्राइस के द्वारा वो कर लेगा, क्योंकि रिवर्ट बैक नहीं कर सकते ना, उसको रिस्टोर नहीं कर सकते, उसका तो नुकसान हो गया सेलर का। डिलीवर टू एंड अप्रोप्रिएटेड, उसने उसके लिए यूज कर लिया, वो वैल्यू का थोड़ी रह गया जो चीज पहले थी सेलर के पास में थी। आगे, वेयर सच थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग द वैल्यूएशन, अगर उस वैल्यूअर जो है, जो वैल्यूएशन डिटरमाइन करने आया है, उसको प्रिवेंट करा गया है। थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग द वैल्यूएशन बाय द फॉल्ट ऑफ द सेलर, किसने प्रिवेंट करा है, सेलर या बायर। फॉल्ट की डेफिनेशन क्या थी, फॉल्ट की डेफिनेशन में क्या चीजें आ रही थी उसको ध्यान रखिए। कुछ ऐसा उन्होंने काम करा है जिससे कि, जो कि गलत है, जिससे कि सेलर और बायर नहीं, सेलर और बायर ने कोई ऐसा काम करा है जिससे कि थर्ड पार्टी प्रिवेंट हुई है उसका काम करने से, वैल्यूएशन करने से। उसके बाद में क्या होगा, द पार्टी नॉट इन फॉल्ट, अब इन दोनों में से कोई एक ही करेगा, दोनों मिलकर तो करेंगे नहीं। तो जो पार्टी फॉल्ट में नहीं रहेगी वो मेंटेन अ सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द पार्टी इन फॉल्ट। अगर सेलर ने प्रिवेंट करा है तो बायर सूट लाएगा, डैमेजेस के लिए क्लेम करेगा, और बायर ने करा है तो सेलर सूट फाइल करेगा और डैमेजेस क्लेम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आज तक, आज का हमारा सेक्शन 10 तक पूरा कंप्लीट। आगे का हम देखेंगे सेक्शन 11 से चालू करेंगे अगले लेक्चर में। बने रहिए हमारे साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अब तक नहीं करा है, और टेलीग्राम चैनल हमने चालू करा है, उसको ज्वाइन करिए, उसमें जुड़िए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ अपडेट्स वगैरह मिलते रहें। कुछ क्वेश्चंस हम पोस्ट करते हैं, क्विजेज रहेगी, वो सब आपको मिलती रहे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।